सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम जय है। ये इनका नाम नहीं है, ये मैंने रख लिया है। कई बार जब नाम अजीब अजीब होते हैं तो मैं अपने से खुद से ही कुछ ना कुछ, जैसे अभी कल परसों मैंने जानकी रख लिया था। उसके बाद कुछ भी रख लेता हूँ, कभी राधे कृष्ण रख लेता हूँ, बोल देता हूँ कुछ भी, जो भगवान का नाम। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बनकर रहिएगा। इसी कार्यक्रम का ये पहला हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा आपको आज के ही कार्यक्रम में शाम में मिल जाएगा नवमांश और दशमांश के साथ। आइए आपको सबसे पहले इनके पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। विक्रम संवत 2077 और शक संवत 1943। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम आनंद संवत्सर है। आनंद में ही व्यक्ति का जीवन बीत जाता है। कई बार वो आनंद का परिचायक हो जाता है, कई बार लोग उसको आनंद के नाम से जानने लगते हैं कि इसके आने से बहुत सारी चीज़ें, हालांकि बीमारियां फैलती हैं। इस बीमारी ये ऐसा होता है। और कई बार व्यक्ति कुछ हिस्सों में जो है वो ऐसे स्थिति में कभी बहुत ज़्यादा बहुत ही क्रोधी हो जाए और बहुत ज़्यादा कभी शांत हो जाए, मतलब मन का बिल्कुल ही सच्चा होता है और निष्ठुर नहीं होता, पोषक होता है समाज का। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से बुद्धि बड़ी ही साहसी थोड़ी कम होती है। सूर्य का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है, इस वजह से कई बार दक्षिणायन में होने से आत्मबल कमजोर हो जाता है। इस वजह से पिता के साथ संबंध हमेशा ही अच्छे रहने के लिए कोई ना कोई जुगत लगानी होगी। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति का प्रभाव ठीक ठाक होता है, पर उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। दूसरों की गलतियों से व्यक्ति सीखने का प्रयास करे तो बहुत अच्छा हो सकता है। कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि या शुभग्रह के चंद्रमा में हुआ है, इसका मतलब है कि आप जो है वो एक तरीके से पैसा सरकारी क्षेत्रों से व्यक्ति कमा सकता है, या सरकार से जुड़ करके, या पिता के साथ व्यवसाय करके, या पिता के साथ या सरकार से उसको हमेशा ही सपोर्ट मिलता रहता है, ऐसा भी कहा जाता है। और ये है सोमवार के जन्म होने से व्यक्ति या जो भी ये हैं झगड़ालू ना हो। और कहीं ना कहीं ये अगर बात कहूँ तो शतभिखा नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति कई बार बहुआयामी, बहुमुखी और बहुभोजी होता है। बहुत सारी चीज़ों को खाने वाला, सर्वभोगी और सभी प्रकार के सिद्धांतों में भरोसा करने वाला, और किसी को भी कमज़ोर और किसी को भी मजबूत ना मानने वाला, सबका सामान्यतया समान आदर करने वाला सेकुलर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि न तो मैं हूँ और आपको भी नहीं होना चाहिए, न तो आप हों और ना आप किसी को बनने दें, क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि नहीं, हमें कम से कम अपने धर्म पे हमेशा मजबूती से खड़ा होना चाहिए। और ये पाठ आप लोगों को कई बार, चूंकि गुरुकुल में ये बातें पढ़ाई जाती हैं, विद्यालयों में ये बात नहीं पढ़ाई जाती, इस वजह से ही हमारी पूरी जो ये 2000 के बाद वाली जो पीढ़ी है या 90 के बाद वाली जो पीढ़ी है, वो सेकुलरिज्म का जो है वो एक वो लेके बैठी है, जबकि ऐसा है नहीं। बहुत ही आंखें फाड़ करके देखने की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता है आपको या नहीं है। शतभिखा सौभाग्य योग ये बहुत बढ़िया, यह सौभाग्यशाली बनाए। वणिजकरण व्यक्ति को व्यापारिक किस्म का बना देता है, वहां पे व्यक्ति अपने लाभ और अपनी हानि को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति मेहनती, पराक्रमी और ढीठ किस्म का होता है, जिद्दी, भोगी होता है और पराक्रमी होता है, बेपरवाह होता है। उसको किसी से कोई बहुत ज़्यादा लाभ और हानि की अपेक्षा या फिर बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, जैसे कि आप मुझे देंगे तो मैं आपके उस पर रहूँगा, ऐसा नहीं है। वो सात्विक, राजसिक और तामसिक में से तामसिक और राजसिक प्रभावों से युक्त होता है, जहाँ व्यक्ति वो कपड़ों पे, सुविधाओं पे, अपनी ज़रूरतों पे खर्च करना चाहता है। सात्विकता बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जहाँ सात्विक होने का मतलब है किसी से कोई कंपटीशन नहीं, एक जहाँ कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या ना करे, द्वेष ना रखे, छल ना करे, कपट ना करे, भेदभाव, मोह मात्सर्य न रहे। ऐसी स्थितियाँ जो है वो व्यक्ति को सात्विक बनाती है। और जब इनसे वो लिपटा रहता है, जैसे किसी की प्रगति से उसको जलन होती हो, निद्रा बहुत आती हो, आलस्य है, प्रमाद है, मोह है, माया है, निष्ठुरता है, हिंसक है, किसी की जान लेने में, किसी को पोक करने में उसको दिलचस्पी होती हो, तो इसे हम
तामसिक कह सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार से युक्त करिए, अपने बच्चों को सूर्यार्घ का मतलब समझाइए, अपने बच्चों को मंदिर जाने का प्रभाव विकसित करिए, उसके अंदर बड़ों का आदर, ब्राह्मणों का सम्मान और मंदिर का जाना, ठाकुर जी की पूजा, सूर्य को अर्घ, नित्य प्रतिदिन माता पिता की सेवा, सभी लोगों को आदर देने का भाव। क्लियर है? अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूँ। पंचांग से मिला तो दिया, अब पंचांग में बहुत अच्छी बात यह है कि इनकी कुंडली का चंद्रमा बहुत अच्छा होगा और ये यशस्वी हैं, पर इनको और भी ज़्यादा आपको जो है वो ट्रेंड करने की आवश्यकता होगी ह्यूमैनिटी के लेवल पे। आप समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ, जहाँ व्यक्ति को संस्कार से पूरित किया जाए और उसको बहुत ज़्यादा आधुनिक बनने से भी मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ उसमें संस्कार जुड़े हों और उसका संस्कार उसके साथ उसको बांध करके रखे कि वो छोड़ करके बढ़े नहीं आगे। ये चीज़ है। आप चाहे कितने ही ऊपर चले जाएं, पर कम से कम आपको सैद्धांतिक रूप से अपने सिद्धांतों का पालन करना होता है। अब आइए आपको इनकी कुंडली से मिला देता हूँ। आइए अब मैं आपको तुला लग्न के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। बिल्कुल निकट से आकर के सिमट के बैठिए। तुला लग्न जो ऐसे एकदम बिल्कुल बैलेंस करने के लिए जानी जाती है, और कुछ लोगों को ये बात शायद बता दूं कि ये वो लग्न है जो कई बार अपने ही लाभ के बारे में जानी जाती है, कि वो अपना लाभ देखना पसंद करती है, जो कई बार अगर बहुत उग्र हो जाए तो फिर वो किसी की ना सुने, स्वार्थी सोच से प्रेरित होती है। बैलेंस तो उसको निश्चित रूप से करना होता है, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना चाहते तो फिर आप अपने सिद्धांत को बदल लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं मुझे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो अपने लाभ और हानि को, जैसे आपने लाभ देखा और अपनी हानि भी देखना है, तो आप कहाँ उतरते हैं? फिर आप बैलेंस की सीढ़ी पे आ जाते हैं। नहीं, मुझे लाभ भी होना है और हानि नहीं होने देना है, तब आप बैलेंस करना चाहते हैं। ये वही राशि है जब इसको जैसे ही पता चलता है कि मेरा नुकसान होगा तो बैलेंस वाली मतलब जो है वो एक तीर मारती कि मैं बैलेंस करता हूँ। तुला लग्न जो है वो मैंने इसके बारे में एक चर्चा करी थी कि 2 रुपए भी खर्च न करना और 20 रुपए कमाने की जो है वो जुगत में रहना, ये वो ऐसा है। उसके बाद अपने लाभ और हानि के प्रति बिल्कुल ही सचेत होना। आप जब इनको देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे जब निर्णय सुना दिया तो सुना दिया, अब उसको जब बदलने की बारी आएगी तो ये कहेंगे कि ये निर्णय अगर मैं बदलूंगा तो मुझे अब वो किसी और अन्य चीज़ों का तर्क देने से पहले हो सकता है कि उनके तर्क इमोशनल ना हो, लेकिन उनके जो तर्क होंगे वो ये कहेंगे कि ये पुरानी है, रूढ़िवादी है या बेतरतीब है, या इससे मेरा फायदा क्या होगा। क्योंकि तुला के अधिपति शुक्र होते हैं और उनकी ये मूल त्रिकोण राशि है। यहां व्यक्ति जो है वो चिपक जाता है किसी चीज से, जो वो इस सिद्धांत पे नहीं छोड़ सकता कि मैं इमोशनल होकर के किसी से छोड़ सकता हूं। वो जब किसी चीज से चिपकेगा, जब उसको किसी चीज से लाभ हो और वो उसको सिर्फ उसको लाभ देती है, तो वो दुनिया के किसी भी नियम को भूल जाना चाहता है। ये तुला वाले हैं जो कई बार स्वार्थी सोच लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, क्योंकि तब उनको पता चल चुका होता है कि ये व्यापारिक सोच या व्यापारिक निर्णय के, व्यापारिक विचारधारा के बेस पे लिया गया निर्णय था, जहां मैं सिर्फ एक पक्षीय होकर के विचार कर रहा था। जैसे आप इसको उदाहरण से समझे, अगर कोई एक जातिका जो अपनी जाति से उठ करके किसी अन्य जाति में विवाह करना चाहती है, तो उसके लिए वो अपने पुराने विचारधाराओं को तोड़ करके अपने ही माता पिता को कई सारे तर्क और कुतर्क के जाल में फंसाना चाहती है और अपने आप को श्रेष्ठ और बहुत आधुनिक होने का दावा ठोंक करके ये कह देती है कि नहीं, मैं जो कर रही हूं वो सही है। ये तुला है। मूल त्रिकोण होने का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर उसका व्यक्तित्व ज्यादा है, मतलब उसका प्रभाव ज्यादा है, वो जो आचरण उसके ऊपर होगा वो ज्यादा हावी रहेगा। शुक्र किस चीज का प्रतीक होता है? शुक्र प्रेम का प्रतीक होता है, शुक्र भोग का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है, फंसने का प्रतीक होता है, प्रवृत्ति का प्रतीक होता है, विलासिता का प्रतीक होता है। मतलब अगर आप जब निगेटिव और पॉजिटिव दो चीजों को लेकर के एक साथ चलते हैं, तो शुक्र की जो निगेटिव राशि है वो वृषभ राशि है और पॉजिटिव राशि जो है वो तुला राशि है, क्योंकि ये मूल त्रिकोण है। तो मूल त्रिकोण राशि पे शुक्र का प्रभाव ज्यादा रहेगा। वृषभ राशि मतलब वो एक गौण राशि है,
मेरे कहने का, आप नेगेटिव पॉजिटिव भी हटा दीजिए, आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि वो गौण राशि है जो वृषभ राशि है, और मूल त्रिकोण राशि मतलब उसकी प्रधान राशि है। यहां शुक्र का प्रभाव जितना देखने को मिलेगा वो वृषभ वाले में थोड़ा कम मिलेगा। जैसे गुरु की धनु राशि और मीन राशि और धनु राशि में अंतर स्पष्ट होगा कि जो गुरु का प्रभाव धनु राशि में देखने को मिलेगा वो मीन वाले में थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ये गौण राशि है। कन्या राशि में जो प्रभाव बुध का देखने को मिलेगा वो मिथुन में थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि कन्या उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और ये बात और भी ज्यादा तब बढ़ जाएगी जब वो ग्रह मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठा हो, या फिर वो एक अच्छी डिग्री को मेंटेन करता हो। जैसे अगर आप इनकी कुंडली में शुक्र को देखेंगे तो वो 11 डिग्री के हैं, कमजोर डिग्री के नहीं है, क्योंकि 5 डिग्री से वो बाहर जा रहे हैं, मतलब वो ग्रह ठीक ठाक अवस्था में पकड़ रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव पाने के लिए बनाना चाहेगा, क्योंकि ये पाने वाले भाव में है। शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं, हमें ये बात यहां देखनी होगी कि शुक्र यहां और मंगल यहां, तो हमें सबसे ज्यादा इनके डेली रूटीन को फॉलो करवाने की आवश्यकता होगी, चाहे जुड़वा बच्चे की कुंडली हो या चाहे किसी की भी कुंडली हो। हमें इस आधार पे ये बात समझना होगा। हालांकि एक बात और भी बता दूं कि पूर्व जन्म कैसा था, दोनों के पूर्व जन्म के संस्कार कैसे थे, ये इस कुंडली को बहुत ज्यादा बार प्रभावित करेगी कि आपके जो दोनों बच्चे हैं, ये अगर जुड़वा बच्चे की कुंडली है मैं कह रहा हूं, तो कि एक बच्चा किस तरीके के संस्कार को लेकर के आया है और उसके बाद दूसरा किस तरीके के संस्कार को लेकर के आया है। अगर दोनों में कोई अंतर देखा जाता है उसके स्वभावगत, उनमें दोनों में स्वभावगत किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस देखते हैं, तो ये बात आप भरोसे के साथ कह सकते हैं कि इसका संस्कार उच्चतम था और इसका थोड़ा कमजोर था। अगर एक ह्यूमैनिटी के बेस पे बहुत आगे है, मानवता उसके अंदर ज्यादा भरी पड़ी है आगे चल करके, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका संस्कार बहुत अच्छा था। और अगर दूसरा कोई थोड़ा बहुत कमजोर है तो आप ये कह सकते हैं कि उसके बीज थोड़े कमजोर थे। ऐसा इससे अंतर पता चलता है, क्योंकि ये 3 चीजों पे चीजें काम करती हैं। एक, आपके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर ही आपके ग्रह सजाए जाते हैं परमात्मा के और प्रकृति के द्वारा। दूसरा, आपका कर्म कैसा है वो अभी वर्तमान में, और पिछला जन्म कैसा था, और या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि पीछे के कर्मों का ही जो है वो हस्तांतरण होता है हमारी आज की कुंडली का निर्माण। पिछला जन्म, पिछले कृत्य के आधार पर ही आपकी कुंडली में ग्रहों का जो है वो पैटर्न बदलता रहता है, या उसी का वो इंडिकेशन होता है कि आपकी कुंडली में गुरु कैसे बैठेंगे, मतलब आपके भाग्य की स्थिति कैसी है, पूर्वजों का आशीर्वाद कैसा रहने वाला है, ये चीजें होती। तो शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में 11वें भाव में बैठे। इसका सीधा सा और स्पष्ट उत्तर होगा कि तुला लग्न की कुंडली में जो शुक्र हैं वो अगर 11वें में बैठे हैं और मघा नक्षत्र के बैठे हैं केतु के साथ, तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अनुभवी बनाएंगे और दूसरे नंबर पे उसको धार्मिक भी बनाएंगे, और धार्मिकता के लेवल पे ही व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। वो कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझेगा और अपने समस्त चीजों को भोगने वाला और समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला महालक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मीदायक और लक्ष्मी का जो होता है वो धारण करने वाला होता है। क्लियर है? तुला लग्न की कुंडली में सबसे अच्छी बात होती है कि शनि जो इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में विद्यमान होते हैं, स्वग्रही हैं, परवक्री हैं। मैंने वक्री ग्रह के बारे में आप लोगों को बताया था कि ये अशौच से युक्त हो जाते हैं। अशौच का मतलब, ये मैंने ही जो है वो इसको परिभाषित किया है कि वक्री ग्रह अपने प्रभाव से कई बार डीमोटिवेट होते हैं, या तो बहुत हाइप करते हैं या तो बहुत लूज हो जाते हैं। मतलब अब एक सीधी सी बात है कि एक ऐसा ग्रह जो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार के वक्रत्व के प्रभाव में नहीं है, तो इसका सीधा सा अर्थ होगा कि वो ग्रह बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हो रहा, बिल्कुल उसने अपनी स्थिति मेंटेन कर रखी है। लेकिन अगर ग्रह वक्री है, इसका मतलब है कि वो डीमोटिवेट हो रहा है, यानी कि उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो परिणाम किसका ज्यादा बढ़िया होगा? जो बिल्कुल ही स्थिर है और बिल्कुल ही किसी चीज से प्रभावित नहीं है। लेकिन जो फ्लक्चुएशन में है, जो निरंतर अपनी स्थिति को बदल रहा है, तो हम उससे कभी लाभ प्राप्त करेंगे, कभी हमें से वो दूर होगा, कभी हम उसके नजदीक होंगे। तो ये चीजें जो हैं वो कई बार होती हैं। जहां पे अगर किसी के यहाँ जैसे कोई सूतक लग जाता है, तो जब सूतक लग जाए तो आप चाह करके भी कई बार पूजा पाठ या
नैतिक कर्म नहीं कर पाते। मानसिक रूप से हमें अवश्य ही कभी अपने नैतिक कर्मों को छोड़ना नहीं होता है, पर हम उसमें बदलाव देखते हैं। जैसे हमारे दातून करने का, हमारे नहाने का, हमारे स्नान करने का, हमारे पूजा पाठ की जो विधियां हैं वो बदल जाती हैं। ये कई बार हम मानसिक रूप से ही करते हैं, क्रियात्मक रूप से कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उस समय वर्जित होती है, लेकिन करते तो हैं। इसका मतलब है कि आपकी इच्छा होते हुए भी आप किसी न किसी सिद्धांत का पालन कर रहे होते हैं, जो उस समय सूतक का सिद्धांत कहा जाता है कि सूतक का यह सिद्धांत है कि आप नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ शनि के साथ देखने को मिलेगा, जहां ये थोड़े से फ्लक्चुएशन वाले माइंडसेट के साथ आपके लिए काम करेंगे। जैसे वो हो सकता है कि आपको घर से दूर रखें, या फिर कई बार वो आपको घर पे रहने की स्थिति पैदा करें, पर आप न तो अच्छे से घर पे रह पाते हैं और न ही दूर रह पाते हैं, जहां वो बीच में ही टालम टोल की स्थिति में चला जाता है। शनि वक्री है, इसका मतलब है कि वो कई बार हाइप करेंगे और कई बार बहुत ही लो ग्रेड में आ जाएंगे। कई बार आपको बहुत ज्यादा पीसफुल बनाएंगे, कई बार बहुत ज्यादा अशांति के माहौल में ले जाकर के धकेल देंगे। ऐसा होता है। इस कुंडली के लिए दूसरे राजयोग कारक ग्रह के रूप में तुला लग्न की कुंडली में मिथुन राशि और कन्या राशि के अधिपति बुध बनते हैं, जो 12वें भाव के अधिपति होकर के और 9वें भाव के अधिपति होकर के। आपको यहीं पे एक रोक करके बात करता हूं, अब से आप लोगों को जितने भी लग्न की कुंडलियां मैं बनाऊंगा उनके अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं। अगर आपका लग्न मेष है तो मेष लग्न की कुंडली जाकर के देख लीजिए कि कैसे उसका फलादेश किया जाता है। वृषभ है तो कैसे, आदि आदि। अब अलग अलग, वैसे दर्शकों की कुंडली में भी आपको सारे लग्न की कुंडलियां मिल जाएंगी, पर अलग अलग आप जिस लग्न के हैं उस लग्न से संबंधित जितने भी कुंडलियों का विश्लेषण मैंने किया है, आप वहां से अपनी कुंडली समझ सकते हैं। पर निश्चित रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन अवश्य करिए। शुरू करते हैं। तो ये बात मैंने कही कि दूसरे राजयोग कारक ग्रह के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं, वो होते हैं बुध। यानी कि बुध आपकी कुंडली में जहां बैठे होंगे वो मजबूत भाव बना देंगे, क्योंकि एक राजयोग कारक ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिव होगा, जिसका केंद्र और त्रिकोण में बैठना बहुत ही अनुशासित और बहुत ही प्रामाणिक माना जाएगा। और ये बात कही जा सकती है कि नहीं, अगर योग कारक ग्रह या राजयोग कारक ग्रह अगर केंद्र और त्रिकोण से संबंध बनाए, अच्छे ग्रहों से संबंध बनाता है, जैसे आप अभी इनकी कुंडली में देखेंगे तो लाभ भाव के भाग्य भाव क्या बोलते हैं, भाग्य भाव के अधिपति होकर के लाभ भाव के अधिपति के साथ दशम स्थान में दिग्बली सूर्य के साथ बुध का बैठना व्यक्ति को कई बार व्यापारिक या बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी के साथ अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बना देगा। ये ऐसी स्थितियां यहाँ पे दिख रही हैं, जहां व्यक्ति लाभ को लेकर के हमेशा ही धर्म के साथ जुड़ करके ही अपने लाभ को प्राप्त करेगा। कभी भी उल्टी पुल्टी चीजों पर उसका भरोसा नहीं होगा। हालांकि थोड़ा कामुक हो सकता है क्योंकि मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं, और बुध के ठीक आगे मंगल का बैठना कई बार व्यक्ति के पराक्रम को कमजोर भी कर सकता है। अभी YouTube पे मुझे किसी ने कमेंट किया है, कर्णवेद संस्कार का क्या महत्व है वाले कार्यक्रम में। मैंने जो 16 संस्कार पे कार्यक्रम बनाए थे, अभिषेक कैटरर्स कर्णवेद संस्कार का मैंने उसमें महत्व बताया, तो उन्होंने पूछा है कि जब इतना महत्व है तो आपने क्यों नहीं कराया है। भगवान, यज्ञोपवीत मेरा मुझे लगता है कि 6 साल की अवस्था में हो गया था, और उससे पहले एक अच्छे मुहूर्त को देख करके हमारा ये काम हो गया था। और दरअसल कई बार मैंने धारण नहीं किया है, वो कुंडल जो होता है, पर छिद्र तो है, हो चुका है। ठीक है। इन्होंने पूछा है ADA, आप लोग कार्यक्रम भी देखा करिए। पंडित जी, मृत ग्रह बुरा होता है या अस्त ग्रह बुरा होता है? दोनों ही थोड़े थोड़े कमजोर होते हैं, पर अस्त ग्रह मृत प्राय ग्रहों से थोड़े अच्छे होते हैं। अब आइए आपको इधर लेके आता हूं। सबसे अच्छी स्थिति इस कुंडली में क्या हो सकती है, चाहे किसी भी जातक की कुंडली हो, सबसे अच्छी स्थिति इस कुंडली में यहां है। और जो व्यक्ति को सरकार से लाभ देने का काम करेगी, सूर्य का यहाँ बैठना जो आपकी कुंडली के लिए लाभेश है, और बुध का यहाँ बैठना जो आपकी कुंडली के लिए भाग्येश है। राहु की दृष्टि और उच्च का हो जाना, ये व्यक्ति को डीप थॉट एनालिसिस और बहुत ही ज्यादा प्रिजर्वेटिव जो होता है ना, संरक्षण करने वाला, दिमाग को बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे जाकर के सोच देना और बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय चीजों के बारे में जानने की इच्छा, ये राहु यहाँ से रोहिणी नक्षत्र में थोड़े इमोशनल बनाते हुए चीजों के साथ जो है वो व्यक्ति चिपका होता है, छोड़ता नहीं है, भौतिकीय होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा क्रुद्ध भी होता है, क्रोधी भी होता है, लेकिन चिंतित होता है अपनी वस्तुओं को लेकर के, अपने चीजों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपनी वस्तुओं, अपने धन को लेकर के चिपका हुआ होता है। ऐसा
लेकिन वो निरंतर नई नई चीजें जो है वो जनरेट करता रहता है। कुछ नया बनाया, आज कुछ नया धन कमाया, कल कुछ नया धन कमाया। वो एक ही धन पे टिका नहीं होता, नया कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन करना चाहता है। ये रिसर्चर के क्षेत्र में व्यक्ति को ऐसा बना देता है। अगर आप देखेंगे तो मंगल की जो दृष्टि होगी वो यहाँ है, जो व्यक्ति के लिए लाभदायक होगी। अनुराधा नक्षत्र के केतु और शनि स्वग्रही ये केतु को भी बल देंगे, और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे, यहाँ के अधिपति गुरु चंद्रमा के साथ, और गुरु चंद्रमा का ये योग बहुत अच्छा होगा, जिसका मतलब है कि व्यक्ति यश, कीर्ति, मान, सम्मान प्राप्त करने के साथ साथ अनुभवों का मालिक, कन्विंसिंग कैपेसिटी के साथ व्यक्ति अपनी बात को बहुत ही रौबदार तरीके से, मजबूती से, शिक्षकीय गुणों के साथ रखता है। मंगल का प्रभाव जो है वो जन्म कुंडली में 7वीं दृष्टि यहाँ गुरु मंगल, गुरु चंद्रमा, चंद्रमा मंगल, चंद्रमा शुक्र, ये दाम्पत्य के साथ साथ व्यक्ति को बेहतरीन जीवन जीने का और देने का काम करेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ गुरु की राशि पे, और 6वें भाव के अधिपति के साथ मंगल का संबंध, या 5वें भाव के अधिपति के साथ मंगल का संबंध तो नहीं है, लेकिन 6वें भाव के अधिपति के साथ मंगल का संबंध दृष्टि का बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति कई बार रोगों के निदान के मामले में भी काम कर जाता है, ऐसा जैसे फिजिशियन बन जाए कि कैसे इसका निदान निकालना है। अष्टम भाव के राहु और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ, और जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति शनि के ऊपर सूर्य और बुध का प्रभाव, केतु तो नहीं है, राहु की दृष्टि। तो राहु की दृष्टि यहाँ पे 9वीं, 5वीं दृष्टि विदेश जाने के लिए काम कर सकती है, बाहरी शिक्षा। राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए ठीक नहीं है, इस वजह से पैतृक संपत्ति और कई बार व्यक्ति सबसे अलग होता है। तो यहाँ पे भी एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जो पंचम भाव है, यहाँ पे जो बड़ा बेटा होगा उसके पास धर्म और संस्कार की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होगी, और वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है नेचुरली। राहु की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी होगी, जो शनि, राहु और सूर्य बुध का प्रभाव चतुर्थ भाव पे पड़ने के कारण व्यक्ति बुद्धिमानी से अपने समस्त प्रकार के निर्णयों से आलोकित करता है, और सबको ये कुंडली एक्टिव होगी बड़े। जैसे अगर मैं एक बात कर दूं कि अगर यहाँ पे दोनों कुंडलियां सेम हैं, तो आपको ये बात समझ लेना होगा कि पंचम भाव चूंकि ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे गुरु और चंद्रमा बैठ रहे हैं, शनि और किसी भी प्रकार के पाप ग्रहों का कोई पंचम भाव पे प्रभाव नहीं है, लेकिन राहु का प्रभाव शनि के ऊपर जा रहा है, इस वजह से वो एक्टिव है और निश्चित रूप से हर प्रकार के प्रभावों से युक्त है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के मामले में हो, या फिर वो अपने प्रभावों को बहुत अच्छे तरीके से रखने को लेकर के हो, कम्युनिकेटिव हो, और बहुत ही छोटी विचारधारा से लेकर के उच्चतम स्तर तक जाकर के व्यक्ति वैचारिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने को लेकर के हो। ये कुंडली इन सब मामलों में बहुत ज्यादा प्रबुद्ध और मजबूत देखी जा रही है। सूर्य और बुध दशम स्थान को बलवान, लग्न के अधिपति का एकादशवें में जाना, व्यापारिक दृष्टिकोण, व्यक्ति कल को अपना भी कोई रोजगार स्थापित करना चाहे तो निसंदेह ये काम कर सकता है। गुरु धनिष्ठा के और मंगल उसको देख रहे हैं। मंगल 3 डिग्री के थोड़े कमजोर, इस वजह से जातक की कुंडली में मारक ग्रह कमजोर होगा। और यहाँ पे एक बात बड़ी अच्छी होगी कि सप्तम और धन इन दोनों भावों के अधिपति के साथ मंगल का, जो मंगल अधिपति है मारक ग्रह तुला लग्न की कुंडली में, वो गुरु से देखने के कारण और शुक्र के साथ बैठने के कारण कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा हाइपर होता है और बहुत ही सत्य बोलने वाला हो जाता है, और कभी भी किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, वो अपना काम करते ही रहता है, किसी से उसको कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, और अपने प्रभाव को लेकर के हमेशा ही सजग रहता है कि उसका प्रभाव किस तरीके से विकसित होगा। ऐसा सूर्य आपकी कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं उसके आधार पर शनि का प्रभाव रहेगा सूर्य के ऊपर, तो व्यक्ति को सरकार से, सरकारी कॉलेज, सरकारी संस्थान, सरकार से प्रभाव, ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में मिल जाती है। पिता का प्रभाव, पिता का कारोबार और पिता के संबंध, पिता का लाभ, ये सब व्यक्ति को मिल जाता है। पर वहां पे कई बार मैं जातक को ये बात कहूंगा कि हमेशा ही इसके संस्कारों पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि केंद्र में शनि बैठे हैं। तीसरी दृष्टि यहाँ लाभदायक, 7वीं दृष्टि यहाँ थोड़ी सी कमजोर, और 10वीं दृष्टि बहुत ज्यादा गंभीर और गंभीर काम करने वाला बना दे। चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी होगी, क्योंकि चंद्रमा जन्म कुंडली में यहाँ पंचम भाव में बैठे हैं, 2 शुभ ग्रह यहाँ बैठे,
तुला लग्न की कुंडली में भले ही गुरु और चंद्रमा बहुत अच्छे ना होते हों, पर चंद्रमा तो फिर भी दशम स्थान के अधिपति होकर के त्रिकोण नहीं तो केंद्र के अधिपति हैं, और सबसे मजबूत केंद्र के अधिपति हैं, और केंद्र के अधिपति मजबूत केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे हैं पंचम भाव के कारक ग्रह के साथ, जहां का अधिपति शनि स्वग्रही होकर के राहु से देखे जाने के कारण थोड़ी बहुत कमजोरीपन का एहसास कराते हुए प्रेम संबंध में कभी भी व्यक्ति को कोई नाराजगी नहीं होगी, पिता का प्रेम हमेशा मिलता रहेगा, माता का सुख व्यक्ति को मिलता रहेगा, और माता हमेशा ही व्यक्ति को सिखाने की भूमिका में होती हैं, लेकिन पिता ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे के भविष्य को लेकर के ना। अभी अभी मैं आपको एक कथन सुनाता हूं जो भगवान शंकराचार्य के द्वारा लिखे गए हैं, उड़ीसा के जगन्नाथ धाम के। यहीं से मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। जो हिंदू अपने आदर्श और अस्तित्व की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय नहीं देता, जहां सामर्थ्य है वहां भी सहयोग नहीं करता, और कहता है सब भगवान करेंगे, तो भगवान की दृष्टि में वह दंड का पात्र होता है तथा भगवान उसके इस छल को सहन नहीं कर पाते। और नीचे लिखा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 1000 बार नहीं लाखों बार दंडवत प्रणाम जगत गुरु पूरी शंकराचार्य जी। वैचारिक रूप से ये बात बहुत ही समझदार और बहुत ही समझदारी से भरी है, जिसपे कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता। जागो, उठो और अपने आप को समझो, क्योंकि ये कई बार जो बेवजह की बकवास की बातें हैं वो आपको नपुंसक बना देती है। जो अपने ही अस्तित्व को व्यक्ति कई बार खतरे में देख करके भी मुंह मोड़ देता है, ऐसा नहीं बनना है। समझे? बात समझ में आई? दिमाग में उतारिए और इस चीज को हमेशा कान में डालिए। नहीं मतलब नहीं, नहीं का मतलब कभी भी अपने धर्म, अपने आदर्श, कभी भी अपने सिद्धांत, कभी भी अपने सभ्यता, कभी भी अपनी संस्कृति, कभी भी अपने आदर्शों के साथ किसी भी तरीके से उसके साथ दोहन नहीं करना है। और ये जागृति की अवस्था हमेशा ही अपने दिमाग में बना करके रखिए। सुसुप्त मत होइए, जागिए। उसकी आवश्यकता आज तो बहुत ज्यादा है इस समाज में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा जागे हुए हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा सोए हैं। तो जब तक दोनों जागेंगे नहीं तो फिर ये जागृति नहीं हो। इधर आइए। तो मैंने यहां इतनी सारी चीजें बताई। आपकी कुंडली में भाग्य का बल रहेगा, चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम करेंगे। गुरु के संग में है तो व्यक्ति धार्मिक दृष्टिकोण रख करके आगे बढ़ेगा। चंद्रमा पे मंगल का असर है, शुक्र का असर है, तो दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं हो, और व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति इकट्ठा हुई रहती है, और व्यक्ति पिता। हालांकि एक बात और भी है कि जातक अनुभवी भी होंगे और अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति प्रैक्टिकल गंभीर काम करने वाले, छुरी कैंची वाले भी होते हैं, पहाड़ पठार और बहुत ही छोटे स्तर पे छोटी छोटी चीजों को देखने का काम करते हैं। ऐसा काम भी इनकी कुंडली में बनता है। मैं एक बात और कहूंगा कि व्यक्ति जो है वो स्टील से संबंधित कारोबार करता है, जैसे डॉक्टर सब सीजर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो स्टील की बनी होती है, शुद्ध स्टील, तो ये क्षेत्र भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अगर इनके पिता मुझसे ये पूछेंगे कि क्या ये डॉक्टर बन सकते हैं, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि हाँ। और ये बात आगे जब आप नौमांस कुंडली आज ही के शाम में देखेंगे तो आपको ये और भी चीज क्लियर होके सामने आ जाएगी, क्योंकि नौमांस और दशमांश कुंडली मैं जो देख रहा हूँ उसमें भी मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता चल जा रही है। डिग्री के आधार पर सूर्य वृद्ध हैं, इस वजह से हमें सूर्य की आराधना हमेशा ही करने की आवश्यकता होगी। चंद्रमा कुमार अवस्था के हैं, 8 डिग्री के हैं, और आपकी कुंडली में वो शनि की राशि में मित्रवत होकर के बैठे हैं, ये अच्छा कहा जाता है। और मैं तो एक बात और भी समझता हूँ कि चंद्रमा जब पंचम भाव में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को इमोशनल बनाने के साथ साथ साहसी और बड़े ही मजबूत बना देंगे, क्योंकि 8 डिग्री के होंगे और उस पर मंगल और शुक्र का प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि साहस भी देख रहा है और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो पति प्रेमी, पत्नी प्रेमी और दाम्पत्य को संरक्षित रखने वाला, और कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ दिमाग में चलने वाली हो जाती हैं। पंचम भाव पे मंगल का असर व्यक्ति को क्रिएटिव बनाने के साथ साथ उसके पास बहुत सारे सद्गुणों का विकास करने वाला हो जाता है। गुरु और मंगल का प्रभाव, यहाँ गुरु ही वक्री हैं, इस वजह से मैं दोनों को ही, यहाँ गुरु और शनि दोनों को ही थोड़े थोड़े कंजम्पशन के साथ परिणाम में देख रहा हूँ। जहाँ वो थोड़े थोड़े शिफ्ट होंगे, जैसे शनि यहाँ पे शिफ्ट होंगे, गुरु यहाँ शिफ्ट होंगे, तो गांभीर्यता, वो प्रभाव, वो मजबूती, वो
निर्भीकता, वो सत्य बोलने की आदत थोड़ी कमजोर हो जाए, वो अंक पाने में मेहनत करने की जो स्थिति होती है वो बढ़ानी पड़ती है, ऐसा मैं देख रहा हूं। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए थोड़ी कमजोर, पर धर्म को देखेंगे तो व्यक्ति को नारायण का भक्त तो कम से कम बना देंगे। गुरु की दृष्टि वहां एकादशवें भाव पे, जो व्यक्ति को शुद्ध इनकम के पीछे भगाए और लाभ के लिए प्रेरित भी करता रहे। गुरु शुक्र को देखेंगे तो कई तरीके से व्यक्ति को अहमवादी और प्रखर वक्ता, बुद्धिमान और बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड भी बना देंगे, क्योंकि वहीं मंगल भी बैठे हैं, और कटिबद्ध बना देते हैं, वचनबद्ध, और बिल्कुल ही जो बात कह दे उस पर बिल्कुल ही अडिग हो जाता है, उसको कभी वो छोड़ नहीं सकता। गुरु की दृष्टि नवमांश लग्न कुंडली में लग्न पे पड़ेगी। इस आधार पर व्यक्ति अगर कल को चाहे तो गुरु की अंतिम दशा जब चल रही होगी तो अपना खुद का कारोबार भी स्थापित कर सकता है। क्लियर है? सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा ठीक है, मंगल आपकी कुंडली में 25% के साथ एक्टिव होंगे, और अच्छी बात है कि वो मारक हैं, लेकिन लग्न के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से आपको थोड़ा बहुत इनके दृष्टि को समझना होगा कि व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जा रही है और व्यक्ति के विचार कहाँ जा रहे हैं। कई बार वो छलिया हो जाता है, छल करके आगे बढ़ने वाला हो जाता है, खास करके शुक्र और मंगल की दशा में ये बात ज्यादा ध्यान रखनी होगी। बुध आपकी कुंडली में आपके कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर हो सकती है, क्योंकि बुध और चंद्रमा वस्तुतः तो षडाष्टक में है, तो ये अच्छी बात होगी, लेकिन फिर भी बुध और चंद्रमा वाली जो दशा चलेगी कभी की भी, अंतर प्रत्यंतर में भी की बात करता हूँ, हमें उस समय भी थोड़ा सावधान होना होगा, और खास करके उस समय रिकॉग्निशन जो होती है व्यक्ति की वो थोड़ी प्रभावित होती है, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो जितना लेकर के बढ़ रहा होता है उसमें से वो बहुत सारी चीजें छोड़ता जाता है। जैसे उस टाइम पे जो भी व्यक्ति पढ़ेगा तो भूलने की बीमारी हो जाती है, या टाइम पे वो चीज उसको याद नहीं रहती, भूलने की बीमारी हो जाती है, या भूल जाता है, शब्दों के चयन में गड़बड़ी होती है, कंसंट्रेशन भंग होता है, और व्यक्ति बहुत सारी चीजें सोचता है कि आज ये कर दूंगा, पर बुध और चंद्रमा की दशा में वो नहीं कर पाता। इस वजह से उस समय जातक के पिता और माता को एक्टिव होकर के उनसे नियम का पालन करवाना होगा। बुध और चंद्रमा की दशा में गुरु अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे होंगे, और 50% के साथ शुक्र भी आपको परिणाम करते देखे जा रहे हैं। ठीक है, शुक्र और गुरु आपकी कुंडली में कमजोर नहीं होंगे। और मैं समझता हूं कि गुरु और शुक्र की दशा में व्यक्ति अनुभव सीख ले, प्राप्त कर ले, ध्यान से ऑब्जर्व करे, चीजों को समझने का प्रयास करे, भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से आप कितना अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, ये गुरु और शुक्र की दशाओं में आपको हो जाना चाहिए। क्योंकि कुमार अवस्था के ग्रह जो होते हैं वो आपको अनुभव देना चाहते हैं, आपको एक्सपीरियंस गेन कराना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि कम पैसों पे भी कैसे नौकरी की जाती है, कम पैसों पे भी कैसे अनुभव लिया जाता है, क्योंकि हर बार आप पैसों के लिए काम नहीं कर सकते, अनुभव एक अलग चीज दे जाती है। शनि आपकी कुंडली में, राहु और केतु, इनकी दशाएं आपकी कुंडली के लिए कभी भी, चाहे कितनी भी बुरी अवस्था रहे, आपको दे करके जाएगी, और हमेशा आपको बेहतर देने वाली दशा सिद्ध होगी। शनि की दशा में आपको ऋण से मुक्ति मिल जाए, आपको आलस्य ना घेरे, प्रमाद ना हो, व्यक्ति प्रैक्टिकल होकर के सोच लेता है, और बहुत ही मेंटालिटी उसकी बढ़ जाती है, वो प्रबुद्ध नागरिक के तौर पे सोचने लगता है, ह्यूमैनिटी उसकी बढ़ जाती है, ईश्वर के प्रति निकटता उसकी बढ़ जाती है, और बहुत ज्यादा बार वो धार्मिक हो जाता है। ये शनि राहु केतु है, जहाँ पे आप कई बार घूमते हैं, धार्मिक जगहों पे जाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यात्राएं करते हैं, लोगों को समझते हैं, नजदीक जाकर के लोगों को गोद में उठाते हैं, किसी से घृणा नहीं करते, सब आपके लिए बराबर हो जाते हैं। ये शनि राहु और केतु की दशाओं में ये बात घटित होगी। बाकी की चीजें मैं शाम वाले कार्यक्रम में बताऊंगा।